इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी ही चाहिए। तो बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। उस जातीय जनगणना के हिसाब से आर्थिक विकास की नींव भी रखी जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव। भाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। आजाद भारत का दूसरा अंबेडकर और लेनिन अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी ही चाहिए। हमारे बिहार में तेजस्वी जी और नीतीश जी की जब कंबाइंड गवर्नमेंट थी तो उसने जाति जनगणना कराया और उसका प्रतिफल भी आने वाले समय में समाज के वैसे वंचित वर्गों को आर्थिक न्याय के रूप में मिलेगा। जो डेटा आया है कि किस जाति से कितने लोग हैं, तो निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है बिहार की और आने वाले जिस किसी की भी सरकार होगी 25 के चुनाव के बाद भी, तो बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है। उस जातीय जनगणना के हिसाब से आर्थिक विकास की नींव भी रखी जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। साथियों, आपने दूसरा भी रखा है कि बहुसंख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी। बहुसंख्यकों को न्याय और हिस्सेदारी तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि बहुसंख्यक समाज बटा हुआ है। आप 90% की बात करते हो, 90% की आबादी खंड खंड विखंड बटी हुई है, तो हम कैसे 10% के लोगों से लड़ाई लड़ेंगे? आप तो शिकायत करते हो कि 10% लोगों के पास जुडिशियरी है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, एजुकेशन सेक्टर है और आरएसएस जैसा संगठन भी आप बताते हो। आरएसएस अपने आप में एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग संगठन है जिससे लड़ने के लिए जब तक 90% बहुसंख्यक आबादी साहस नहीं जुटा पाएगा तो कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास साहस का है, साहस नहीं। हमारे पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, आदिवासी वर्ग से और अनुसूचित जाति वर्ग से जो लीडर आते हैं, कुछ लोग ये ताकत दिखाने की जब बात करते हैं तो उसके पास सीबीआई भी जाती है, ईडी भी जाती है, इनकम टैक्स भी जाती है और तमाम तरह के सरकारी सिस्टम, जुडिशियरी में भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। तमाम तरह के सिस्टम उसके खिलाफ लग जाती है और हमारा ही 90% बहुसंख्यक समाज ताली बजाता है कि फलाना आदमी जेल जा रहा है, फलाने के घर सीबीआई जा रहा है, फलाने के घर ईडी जा रहा है, फलाने को बेल नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आप बटे हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे तो कोई लड़ाई बटा हुआ समाज नहीं जीत सकता है। पटेल साहब, अनिल भाई, कोई भी लड़ाई एकजुट समाज जो होगा तभी जीत पाएगा। चौधरी जी, आपने अच्छा ये कार्यक्रम रखा है, वो बैलेट पेपर से चुनाव, वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव। सही कहना है इस देश के लोगों का, मीडिया का, कि जब आप कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम सही है और कहीं चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम सही है। अरे भाई, जब लड़ाई लड़नी है इलेक्शन की तो आप इलेक्शन का बहिष्कार करो। पूरे ताकत के साथ जो कोई पार्टी इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, अभी हाल में 2025 में नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं तमाम पार्टियों से आग्रहपूर्ण अनुरोध करता हूं कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में हो तो अभी 6 महीना पहले से ही आप इस बात की घोषणा करें
कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप वो करेंगे नहीं? अरे जब आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, तमाम पार्टियों जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में हैं, तो विवश होकर के केंद्र की सरकार बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ करता हूं। जब कोई इलेक्शन में भाग ही नहीं लगा तो क्या करेगी केंद्र की सरकार? क्या भाजपा अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी? तो आप सब लोग अगर इस मुहिम को चला रहे हैं ये संगठन, तो आने वाले बिहार में भी जाकर के इस तरह का सेमिनार कीजिए कि सभी लोग पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करें, तब चुनाव में जाए, तभी उसके साथ जस्टिस हो पाएगा। अन्यथा जस्टिस दूर दूर तक नहीं दिखेगा। मैं हरियाणा के चुनाव प्रचार में था, एक भी सर्वे में या ग्राउंड लेवल पर किसी ने नहीं कहा कि फलाने पार्टी की सरकार आ जाएगी, और चुनाव के बाद सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई। मैं थोड़ा नाम ले लेता हूं, मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करता हूं कि किसी को दिक्कत हो, तो भाजपा की सरकार बन गई। मैं 15 दिन वहां चुनाव प्रचार में था, जहां भी मैं जाता था तमाम लोगों से बात करता था कि क्या स्थिति है भाई, कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और रिजल्ट वो प्रत्याशित हो गया। महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, अभी हमारे कुछ वक्ता कह रहे थे कि वोट की संख्या बढ़ गई। अरे भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूं, आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इस देश का न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है। जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगा तो पिछड़े दलित अकलितों को हक और सम्मान कहां से मिलेगा, न्याय कहां से मिलेगा? भाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। यह कॉलेजियम सिस्टम है क्या? जिला में जज की नियुक्ति कमीशन से होती है, वहां पारदर्शिता है कि आपको मेरिट है, आप डिस्ट्रिक्ट में जज बन जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सिफारिश के माध्यम से होती है, और सिफारिश कराने की ताकत बहुसंख्यक समाज को नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। आप कहते हैं कि न्याय, अरे अभी तो आजाद भारत में अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बुरा नहीं मानिएगा, अगर किसी को लालू यादव का नाम बुरा लग जाए तो मैं बोल देता हूं। अंबेडकर के बाद अंबेडकर ने संविधान बनाया, और उस संविधान को अगर किस जमीन पर किसी ने उतारा तो वो माई का लाल लालू प्रसाद यादव है, जिसके बदौलत आज पिछड़ा दलित अकलियत मान सम्मान की जीवन जी रहा है। भले ही उसे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया हो, जिसके बदौलत आज इस देश का पूरा पिछड़ा दलित अकलियत समाज कहीं भी किसी भी मंच पर दावे के साथ बोलता है, ताकत के साथ बोलता है, बिना भय और डर के साथ बोलता है। और आजाद भारत का दूसरा अंबेडकर और लेनिन अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। मैं किसी पक्षपात के बात से नहीं बोलता हूं, मैं खुद कांग्रेस की राजनीति में रहा हूं। चौधरी साहब, वो जमाना भी मैंने देखा है कि कुर्सी पर बैठता था जब सब नेताओं के सामने, तो मुझे आंख उठा करके तरेड़ते थे। और जब लालू प्रसाद जी सत्ता में आए तो भाई साहब तो टांग चढ़ा करके बैठे हुए हैं, उस तरह से हमने भी कुर्सी पर टांग चढ़ा करके बैठना शुरू किया। ये लालू प्रसाद यादव का देन है। भले ही लालू प्रसाद यादव को कितना बदनाम कर दो, प्रताड़ित कर दो, जेल भेज दो, लेकिन आज हम पिछड़े दलित अकलियत हैं तो उनके बदौलत है आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बिहार से। उस कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते लोग कर्पूरिया कह के बुलाते थे। लालू प्रसाद जब तक मुख्यमंत्री रहे, मैं कांग्रेस में रहा हूं 25-30 साल, ललवा कह के बुलाते थे।
करपुड़िया कह के बुलाते थे, नलवा कह के बुलाते थे, नीतीश कुमार को नीतीशवा और रामविलास को रामविलसा, ये सारे लोग बुलाते थे। क्या क्या नहीं पिछड़े दलित अकलियतों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग इस देश का 10% सबल समाज करता था और आज भी करता है। ऐसी बात नहीं कि आज नहीं करता है, आज भी करता है। लेकिन आज हमारे बहुसंख्यक जो 90% की आबादी के लोग हैं, उसे काउंटर करने की ताकत मिल गई चौधरी साहब, इसीलिए आप यहाँ सम्मेलन करा पा रहे हैं। नहीं तो आपको सम्मेलन भी नहीं कराने देता, सम्मेलन भी नहीं कराने देता। आज हमारी हैसियत बढ़ी। प्रभात जी, आप काफ़ी विद्वान मुझे दिखे और यहाँ विद्वानों की ही गोष्ठी है। मैं सभी विद्वानों का सम्मान करता हूँ और बहुत कुछ नहीं, आगे इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहिए। हमारे तरफ से आपके संस्था को बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है। अगर हमारी वाणी से कुछ अस्पष्टवादी मैं हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। मैं राहुल गांधी जी से भी लड़ा हूँ, आज मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ तो तेजस्वी जी से भी लड़ता हूँ। मैं सही बात बोल देता हूँ जिसका मुझे सजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उसकी मैं परवाह नहीं किया चौधरी साहब। मुझे पार्टी के अंदर कभी पद और टिकट की परवाह नहीं होती है। जो सही होता है पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अकलियत के लिए, मैं जरूर बोलता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप सबको विनम्रतापूर्वक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और जय सर्व समाज की जनता। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।